बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अगेन नाम क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस। प्रोसेस है, सीक्वेंस मत बिगाड़ना हेडिंग का। ठीक है, जैसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही सीक्वेंस चलेगा, कोई भी हेडिंग आगे पीछे नहीं करोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आप मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग हम क्लियर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, लो मतलब बताता हूं इसका। बाबू, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट की पोस्ट की वैकेंसी निकली, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, एक ऐड दिया न्यूज़पेपर में। ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड ऐसे लिखा हुआ था कि हमारे को पर्सन चाहिए एमकॉम क्वालिफाइड प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स प्लस टैली ERP 9 एक्सपर्ट। ठीक है, अकाउंटेंट के पोस्ट का वैकेंसी है, तो बेटा उनको कॉमर्स साइड में पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन चाहिए, एज वेल एज उसको टैली चलानी आती हो और कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज हो। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने न्यूज़पेपर एक ऐड दिया, तो बहुत सारे लोगों ने देखा और उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया जॉब के लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है बेटा, हम एमकॉम नहीं भी होते, हम सोचते हैं अच्छा एमकॉम फर्स्ट ईयर में कर रहा हूँ, अगले साल मेरी पूरी होनी है, अप्लाई करके देख लेते हैं, क्या पता किस्मत चल जाए। सोचते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे चली जाएगी, क्या पता किस्मत, एमकॉम फर्स्ट ईयर तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, बस ये अप्लाई कर देते हैं, बस एमकॉम ही तो नहीं हो। तो बेटा बहुत सारी दुनिया ऐसे भी अप्लाई करती है। सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, अब हम देखते हैं सिलेक्शन होता कैसे है। तो बेटा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में सबसे पहले आप ऐसे ही लोगों को रिजेक्ट कर दोगे जो बेसिक क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं करते। जो पर्सन भी ये तीनों चीजें नहीं होगा, उठाकर बेटा उनके तो बायोडाटा फाड़कर फेंक दिए, ये तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, 1000 लोगों ने अप्लाई करा, जिसमें 200 ऐसे थे, चलो 200 को तो फाड़कर बंडल खत्म। ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता अकाउंटेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिन्होंने बेसिक क्राइटेरिया ही पूरा नहीं किया जॉब का। समझ में क्या होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग? सेकेंड वन इज सिलेक्शन टेस्ट। बेटा 5 टेस्ट हैं आपके कोर्स में, अब ये भी समझ लो। देखो क्या होता है, हर जॉब पोजीशन के लिए एक अलग टेस्ट होता है। ठीक है, 5 टेस्ट है, 5 ही समझे जाएंगे, बहुत आराम से समझे जाएंगे, मुश्किल कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, करते हैं बात। बेटा सेकेंड वन होगा एप्टीट्यूड और 5th वन होगा ट्रेड टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट और एक टेस्ट है ट्रेड टेस्ट। पहले इन दोनों में डिफरेंस समझो। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है आप कितनी जल्दी नए स्किल्स को सीखते हो, योर लर्निंग पावर, योर ग्रेस्पिंग पावर। आपको एक चीज अभी सिखाई और 15 मिनट के बाद दोबारा पूछ ली। इट इज द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है ना बेटा, तो वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं फ्यूचर में बहुत ग्रोथ करेगा इंसान, क्योंकि चीजों को बहुत जल्दी जल्दी सीखता है। देखा कभी जिंदगी में आपके फ्रेंड्स की कई बार ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, एक बार पढ़ा दो, दोबारा जिंदगी में कभी पूछ लो बता देगा पक्का। होते हैं कई दोस्त, होते हैं हमारे जिंदगी में भी होते हैं हमारे साथ। ठीक है ना, उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। एप्टीट्यूड क्या बताता है बेटा? नए स्किल्स को कितनी जल्दी सीखते हो। ठीक है, 4th था हेडिंग ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या बताता है बेटा? ट्रेड टेस्ट ये बताता है बेटा आपने जो एग्जिस्टिंग स्किल्स लिखे हैं वो ठीक लिखे हैं कि नहीं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से सोचो, आपने बायोडाटा दिया उनको, ठीक है, बायोडाटा में आपने बताया ना कि आप एमकॉम पास हो, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है आपको, और आप टैली ERP 9 में आप एक्सपर्ट भी हो। ठीक है, आपने बता दिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, आपको कंप्यूटर पे बिठा दिया और टैली में कोई 2-3 फंक्शन पूछ लिया। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? आपका ट्रेड टेस्ट ले रही है, देख रही है एग्जिस्टिंग नॉलेज है भी कि नहीं, ऐसे ही फड़ी मार रहा है। समझ में आई बात बेटा? ठीक है, एप्टीट्यूड क्या बताता है? नए स्किल्स को कितनी जल्दी सीखते हो, और ट्रेड टेस्ट क्या बताता है? एग्जिस्टिंग स्किल्स है भी कि नहीं है।
ठीक है, दोनों बात क्लियर हुई। एक और टेस्ट आता है, थर्ड टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। देखो हर इंसान की ना बाबू पर्सनैलिटी में एक यूनिक फीचर होता है। कोई घूमना बहुत पसंद करता है, किसी को घूमना बिल्कुल नहीं पसंद, किसी को बोलना बहुत पसंद है, किसी को बोलना बिल्कुल नहीं पसंद। मानते हो हर एक की पर्सनैलिटी में एक यूनिक फीचर है। कोई बहुत इमोशनल होता है, कोई बहुत मैच्योर्ड होता है। हर एक की पर्सनैलिटी का एक यूनिक फीचर है। क्या ये जरूरी है जॉब के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट करना? 100%। देखो एक बात सुनो, सेल्समैन की जॉब के लिए इंटरव्यू था, ठीक है, टेस्ट हो रहे थे सेल्समैन की पोस्ट के लिए, ठीक है, और इंसान कह रहा ना मेरे को बोलना पसंद है ना मुझे घूमना पसंद है। सेल्समैन बनना उसको, सर क्या पूरी जिंदगी सेल्समैन बन सकता है वो, जिसको बोलना नहीं पसंद, जिसको घूमना नहीं पसंद? तो बेटा ये पर्सनालिटी टेस्ट ही तो बताएगी। ठीक है, मैंने भी दिया हुआ एक बार पर्सनालिटी टेस्ट, ये भी सुन लो आप। किसी टाइम पर क्या हुआ, एक हमारे को जीडी में बिठा दिया गया, 8 लोगों को एक सेमी सर्कल बनाकर और एक टॉपिक दे दिया गया कि इस पे बात करो, ठीक है। तो उस टॉपिक में मैं सबसे कम बोला, तो जो हमारा टीचर था, एग्जामिनर था, और एक इंसान बहुत बोल रहा था, तो वो बोलता है जो बहुत बोल रहा था ना उसको, कहता अगर मेरे को किसी को मार्केटिंग मैनेजर बनाना ना ऑर्गेनाइजेशन का, तो तुझे उठाकर बना दूंगा, जो वो बहुत बोल रहा था उसको। और मेरी तरफ आया तो कहता बिल्कुल नहीं बोले आप, कहता अगर मेरे को अपनी फर्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर रहा होगा ना तो आपको अपॉइंट कर दूंगा। समझे क्यों? क्योंकि सारे भेद पता होते हैं सीए को, क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, कितना कर रही है, वो भी नहीं चाहता कि बाहर जाए बात। समझ में आया बेटा? पर्सनैलिटी टेस्ट कितनी काम की चीज है, ठीक है। फिर एक टेस्ट है बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट, पहले नंबर पे लिखा हुआ है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये क्या बताता है? आपका आईक्यू कितना है। आईक्यू क्या बताता है बेटा इंसान का, कि जजमेंट किस एज के बराबर लेते हो। देखो हमारी एक एज है, ठीक है, थ्योरेटिकल एज, और एक होती है प्रैक्टिकल एज। हमारी थ्योरेटिकल एज है, आप सब 17-18 ग्रुप के हो, 17-18-19, ये आपकी एज है थ्योरेटिकल, ठीक है। आईक्यू क्या बताता है, किस एज के बराबर जजमेंट लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कितनी ठीक है। यकीन मानना हमारा आईक्यू हमारी एज से कम आता है, इतना बढ़िया नहीं आता हमारा आईक्यू, हमारी एज से कम आता होता है। समझ में आया? इंटेलिजेंस टेस्ट क्या बताता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट। बेटा देखो क्या होता है, किसी चीज के लिए ना हमारी लाइकिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर, है ना? ऐसा होता है ना, किसी चीज के लिए हमारी लाइकिंग ज्यादा होती है दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे कि मुझे पता है आप सबकी लाइकिंग बिजनेस स्टडीज के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। किसी ने बोला ना टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है, हाँ लाइकिंग ज्यादा है हमारी, ठीक है। बेटा देखो ऐसे ही जॉब में भी होता है, समझो। इंटरेस्ट टेस्ट क्या बताता है, कई बार क्या होता है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने ना एमबीए 2 फील्ड में किया है, एक ह्यूमन रिसोर्स में आपने एमबीए किया, ये फाइनेंस में एमबीए किया आपने, ठीक है, और नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, आपने इंटरव्यू आप पहुंच गए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्लियर कर ली, उसके बाद टेस्ट दे रहे हो। बेटा टेस्ट आपके क्लियर हो रखे हैं सारे, तो ऑर्गेनाइजेशन आप ही से पूछ लेती है, हमारे यहाँ तो दोनों वैकेंसी है, एचआरएम की भी और फाइनेंस मैनेजर की भी। फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट भी खाली है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की भी पोस्ट खाली है। आप ही बता दो आप क्या बनना चाहते हो, आपको प्रायोरिटी दी। इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट क्या बता रहा है बेटा, आपकी लाइकिंग किसी चीज के लिए। और कई बार ऐसा होता है बेटा पोस्ट एक ही खाली है, ठीक है, लेकिन 2 लोकेशन पे खाली है, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर में है और एक दुबई में है, ठीक है। आप बता दो किस जगह पर एचआरएम बनना चाहते हो। आप कुछ मत हो, आपके लिए तो टपरी है, हमारे पास एक जॉब गंगों में है एक जॉब, हाँ दुबई कर रहे, ठीक है, हाँ तो इंटरेस्ट टेस्ट क्या करता है बेटा, आपकी लाइकिंग बताता है किसी एक चीज के लिए कुछ ज्यादा है, ठीक है जी। इतनी बात में ओके हो? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग समझ में आया, टेस्ट समझ में आए पांचों, उसके बाद है इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। बेटा इंटरव्यू क्या होता है, एक सिंपल सा वर्ड है, वर्ड मत बोलना, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन।
समझ में आया बाबू? फॉर्मली बात करना है, इन डेप्थ, किसी भी मुद्दे पे डिटेल्ड। इंडिया में हर जॉब के लिए इंटरव्यू की अपनी इंपॉर्टेंस है, आपको पता है ना। कोई भी पोस्ट के लिए, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी पोस्ट के लिए कोई भी जा रहा हो सिलेक्शन के लिए, पहले यही पूछा, इंटरव्यू हुआ था तेरा, क्या क्या पूछा गया था। इंटरव्यू की तो अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। वैसे कुछ बात करता हूं इंटरव्यू के ऊपर आपको क्लियर करने के लिए कि क्या क्या चीजें होती रहती है। आपके साथ बहुत कुछ होता है इंटरव्यू में, ठीक है। अगर ठीक ठाक पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, तो बेटा इंटरव्यू एक इंसान नहीं लेता, पैनल लेता है। 2-3 लोग होते हैं, 5 लोग भी होते हैं, 3 लोग तो कम से कम मिल जाएंगे आपको। एक वो इंसान बैठा होगा जो आपके सब्जेक्ट मैटर से क्वेश्चन करेगा। मान लो आप MBA इन फाइनेंस हो, फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू है, तो आपसे के सामने आपसे तगड़ी नॉलेज वाला बंदा बिठाएंगे जो आपसे क्वेश्चन करे। एक बेटा बैठा होगा साइकोलॉजिस्ट, जो बोलेगा कुछ नहीं, आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, और करेगा क्या बेटा, सिर्फ आपके मूवमेंट्स को देखेगा, कितने नर्वस हो, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी। और एक बैठा होगा HRM, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी सब फाइनल कराएगा आपकी, ठीक है। अब आप बेटा एंटर कर रहे हो, ठीक है, जिस जगह से एंटर कर रहे हो वो पूरी पैक्ड है विद कैमरास, ठीक है। आपकी हर मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है, हर मूवमेंट पे, कैसे कैसे मूवमेंट कर रहे हो, हर मूवमेंट पे नजर है आपकी, ठीक है। आप एंटर कर रहे हो, नॉक करने का स्टाइल देखना उनका, ठीक है। और आपको बताता हूं इंसानों की आदत बहुत खराब है, ठीक है। ऐसे खड़े हो जाएंगे जाकर, ऐसे, या बैठने का स्टाइल होगा तो क्रॉस लेग बैठ जाएंगे। बेटा तीनों के तीनों नर्वसनेस दिखाते हैं, इसे कहते हैं अपने आपको ब्लॉक करना। हम ब्लॉक कर रहे हैं, लो ब्लॉक कर रहे हैं, इसे ये नर्वसनेस दिखा रहा है कि आपसे कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा, ठीक ठाक इंटरव्यू में तो कोई पूछता ही कुछ नहीं, साइकोलॉजिस्ट कहता है खड़े हो जाओ, आप कहते हो क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं यार। समझ में आई बात, कितनी डेंजरस चीज है ये। मैंने एक बात और भी बताई थी मेन बैच में, अभी आपको बताता हूं क्या हुआ था। तो कई बार तो क्या होता है बेटा, आपसे मांगी जाती है डॉक्यूमेंट की फाइल, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट की फाइल दी, अगर सर आपकी ना 10th की मार्कशीट नहीं लगी हुई डॉक्यूमेंट में, जबकि लगी होती है। बंदा होपलेस, कहता नहीं सर मैंने लगाई थी, कहता ये लो दिखाओ। अब बंदा होपलेस है, 2-3 बार पलट रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ लगाई थी, मिल गई 2 मिनट कर, कहता ये नहीं सर। इंटरव्यूअर ने पता है क्या कहा, अरे तुम मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू देने आए हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करोगे, पहले अपने आप को तो मैनेज कर ले भाई। डॉक्यूमेंट लगाने का भी एक सीक्वेंस होता है, फ्रॉम हायर डिग्री टू द लोअर डिग्री। ये थोड़ी मन करा 10th की मार्कशीट डाल दी, फिर M.Com डाल दी, फिर B.Com डाल दी, फिर 12, जो जब मन करेगा जो वो डाल दोगे क्या ऐसे, फ्रॉम हायर डिग्री टू द लोअर डिग्री। मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू, आप खुद तो मैनेज हो नहीं, आपको अपने आप को तो मैनेज करना नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर दोगे क्या। समझ में आई बात बेटा। और आपको ये भी बता देता हूं बेटा, कभी नहीं जज कर रहे होते हैं वो। आप कई बार आपने सुना ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कैसे ट्रेवल करके आए हो, आप बोलते हो रेलवे के थ्रू, तो आपसे बोलते हैं टिकट नंबर क्या था आपका। अब बंदा होपलेस हो जाता है, टिकट नंबर याद नहीं होता। यार इतना होपलेस नहीं होना, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ही तो चेक कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कौन सा जाके चेक कराएंगे, आपने बोला 70, वो चेक कराएगा 70 था कि नहीं, कुछ भी नहीं होना। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं कि कितने कॉन्फिडेंस से आंसर करते हो आप चीजों को, ठीक है। तो बेटा इंटरव्यू क्या, किसी भी टॉपिक पे इन डेप्थ कन्वर्सेशन करना। इतने बुरे हाल है, नाम में फंसा देते हैं। आपका नाम क्या है जी, आपका नाम मनीष है जी, मतलब बता दो। आधे से ज्यादा बंदों को अपने नाम के मतलब नहीं बताते, फंस जाते हैं, नाम में ही फंसा देते हैं। और मतलब आपको यह भी नहीं समझ में आएगा जॉब किस पोस्ट की, और क्वेश्चन ये किस पोस्ट का बोल रहे हो भाई, यही नहीं समझ में आता किस। कई बार आपसे पूछा था आपका फेवरेट हीरो कौन सा है, आपने बोल दिया अक्षय कुमार, क्यों, उसकी कमियां बतानी शुरू कर देंगे आपसे। समझ में आ रही है बेटा बात। जान के आपसे बहस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, पेशेंस लेवल चेक करेंगे। कस्टमर केयर कभी कॉल किया है,
पेशेंस लेवल देखा उनका, गालियां तक दे देते हो आप बंदे के नाले, सर आप ऐसे बात मत करो, सर आप ऐसे बात नहीं, उनकी पेशेंस देखी है। समझ में आई बात? इंटरव्यू क्या है बेटा? फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर इन डेप्थ बात करना। क्लियर हो? मैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, सिलेक्शन टेस्ट हो गए 5, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया। फोर्थ वन इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब ये बड़े काम की बात है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। बेटा कई बार क्या होता है, आपका बैकग्राउंड चेक कराया जाता है। आप बताते हो मैंने सीबीएसई बोर्ड से 10th किया है, मैंने सीबीएसई बोर्ड से 12th किया है, इस यूनिवर्सिटी से बीकॉम करी है, इस यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए करा है, कैट का पेपर इस ईयर क्लियर किया था और मैं 2 साल इस प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास जॉब कर चुका हूं, उसके बाद मैंने 3 साल एक और जगह जॉब किया। ऐसे करके आप पहुंच जाते हो, ठीक है, आपने बायोडाटा में सब कुछ मेंशन किया है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, कई बार आपका बैकग्राउंड चेक कराया जाता है। आपने तो बोल दिया, सच है कि नहीं ये भी तो पता होना चाहिए। आपने बोल दिया इस एम्प्लॉयर के यहां 2 साल जॉब करी है, इस एम्प्लॉयर के साथ 3 साल जॉब किया है, पता लगे 5 साल से घर पे खाली बैठे हुए थे। सब बोलने में तो कुछ नहीं जाता ना, बायोडाटा में लिखने में भी कुछ नहीं आता। तो कई बार क्या होता है बेटा, आपसे एड्रेस लिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, फोन नंबर लिया जाता है और वहां जाकर वेरीफाई किया जाता है जॉब कर भी रहा था कि नहीं। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। मैं बताता हूं, मेरा कजन था तो कुछ टाइम खाली बैठा रहा, वो जॉब ही ना मिले, फ्रेशर था खाली। अब उसने तैड में आगे क्या करा, लिख दिया 2 साल मैंने इस एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब करी, एक एड्रेस लिख दिया उठाकर दिल्ली का। तो पहुंच गए वो वेरीफाई करने, बैकग्राउंड चेक करने, बंद पड़ी हुई बिल्डिंग मिली जॉब भी गई हाथ से इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी। समझ में आ रही है बात? आपने 10th किया है सीबीएसई बोर्ड से, मार्क्स लिख दिए, अच्छा चलो वेरीफाई करके आते हैं। वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो बेसिक क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं कर पाया बाहर कर दो, फिर टेस्ट, देन इंटरव्यू, देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अभी 4 बातें क्लियर है। फिफ्थ वन इज सिलेक्शन डिसीजन। बेटा अब जिसने टेस्ट क्लियर करा है, जिसने इंटरव्यू क्लियर करा, जिसकी रेफरेंस बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट ठीक आई है, अब हम क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड सिलेक्शन डिसीजन ले रहे हैं। अब उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात समझ लेना बेटा, अगर मान लो मुझे 40 पोस्ट मेरी वैकेंट थी, 40 वैकेंसी थी। देखो एनसीईआरटी तो बोलता है 40 लोगों को ही सिलेक्शन डिसीजन लेना, पर मैं जो आपको सही बात बताता हूं, जो रियलिटी में होता है वो बेटा सिलेक्शन डिसीजन कुछ ज्यादा लोगों के लिए लिया जाता है। मान लो 42 के लिए हमने सिलेक्शन डिसीजन ले लिया, जबकि हमारे को चाहिए 40 लोग, ठीक है। हमने सीक्वेंस से नाम लिख लिया कि शुरू में ये 40 हैं, बाद के ये 2, अगर इमरजेंसी पड़ी तो, अगर कोई बाद में समझ ना आया तो मैं 2 बंदों को भी देख सकता हूं बाद। मैंने 42 से रिलेटेड सिलेक्शन डिसीजन लिया। इसका फायदा पता है क्यों होगा? अगले स्टेप में समझ आएगी आपको बात। अगला स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब बेटा देखो, आपका ना मेडिकली फिट होना बड़ा जरूरी है जॉब करने के लिए, और आपसे मांगा जाता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। वो छोड़ दो, आज की तारीख में तो नर्सरी में जब आप एडमिशन लेते हो तो हमारे शहर के बहुत सारे स्कूल हैं जो आपसे कहते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ला के दो बच्चे का। सर होता है ना ऐसा? सेंट मैरीज लेता है, सेंट मैरीज लेते हैं ना, हाँ, ब्लड ग्रुप वगैरह सब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर लिया जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को कुछ हो जाए। कोई भी नहीं चाहता, कोई स्कूल भी नहीं चाहता, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चाहती कि गलती से भी कुछ हो जाए हमारे यहां पर किसी एम्प्लॉय को। तो आपका मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं, मान लो इन 40 में से एक मेडिकली फिट ना आया तो बेटा यहां से आएगा वो बंदा जो 2 आपने एक्स्ट्रा रखे थे। अगर 40 ही रखते तो, और बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ना आता, 2 का ठीक तो 38 हो जाते, क्या करते? फिर दोबारा शुरू करते क्या ऐड देना? पहले ही सिलेक्शन डिसीजन कुछ ज्यादा लोगों के लिए लो। समझ आई इस बात की इंपॉर्टेंस? एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चल रहा हूं मैं इस बात में, ठीक है। आगे बढ़े। 7th हेडिंग क्या है बेटा? जॉब ऑफर, एंड 8th वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 7th हेडिंग है बेटा जॉब ऑफर, और 8th है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों में फर्क समझ लो बहुत आराम से, ठीक है। लो सामने देखना, जॉब ऑफर
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करना, ठीक है, डिफरेंस बहुत खतरनाक है इनका। ठीक है बाबू, जॉब ऑफर क्या चीज होती है? जॉब ऑफर में कुछ नहीं होता बेटा एक्सेप्ट अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कि आपको अपॉइंट किया गया है। अब ये भी बात समझो क्या चीज है ये लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। मान लो बैंक की पोस्ट के लिए आपने इंटरव्यू दिया, ठीक है, इंटरव्यू दे आए, उन्होंने आपको बताया, बाद में आपको लेटर ऑन हम इन्फॉर्म करेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। आप घर आ गए, आपके घर कुछ टाइम के बाद एक चिट्ठी आई, एक मेल आई, ठीक है, आपने क्या करा, चिट्ठी बाड़ी, उसमें लिखा था लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, यू मिस्टर दिस एंड दैट, आपका नाम लिखा था कि आपको हमने अपने इस बैंक की इस ब्रांच के लिए सेलेक्ट करा। लेट्स सपोज बैंक इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ब्रांचेस कुछ भी समझ लो, दिल्ली, मयूर विहार। हमने आपको इस ब्रांच के लिए सेलेक्ट करा है। रिपोर्टिंग टाइम इज 10 AM एंड रिपोर्टिंग डेट इज 15th of January। अगर आपको जॉब एक्सेप्ट करनी है बेटा 15 जनवरी को सुबह 10 बजे वहां पहुंच जाना। ये जॉब ऑफर है कि आपको जॉब ऑफर की गई। ठीक है, आप 15 जनवरी को सुबह 10 बजे वहां पहुंच गए, सीधा बैंक मैनेजर के कैबिन में कि ये रहा सर मेरा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, आज से मेरी ज्वाइनिंग है। उसने कहा ठीक है ज्वाइनिंग तो कराएंगे लेकिन पहले एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करना पड़ेगा आपको। अगर रियलिटी में जॉब करने में इंटरेस्टेड हो तो बेटा ये साइन करना पड़ेगा। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, सर्विस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये क्या है बेटा? नौकरी करने के रूल्स एंड रेगुलेशन है। बाबू बैंक में आप करोगे क्या? आप हो क्या? क्लर्क हो, पीओ हो, ब्रांच हेड हो, क्या हो? कहां लिखा होगा? कितनी छुट्टियां अलाउड हैं? कुछ छुट्टियां तो मिलती होंगी ना, बीमारी की, सिक लीव, वो कहां लिखा होता भैया? क्या पे पैकेजेस हैं आपके? सैलरी का डिसाइड हो या इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, ये कहां लिखा होता? यहीं ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, फॉर्मल, कैजुअल, ये कहां लिखा होगा? यहां बेटा ये बहुत डिटेल्ड होता है, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, सारे कोड ऑफ कंडक्ट लिखे होते हैं जो आपको जॉब पर फॉलो करने हैं। यहां सिर्फ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन यहां पर है। ये है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो गया। अब हमारा एक ही टॉपिक रहता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि कुछ 15 मिनट का है। समझ आई बात? अभी तक सब ओके है? बढ़े आगे, चलो करते हैं स्टार्ट। बाबू अब बड़े आराम से समझना ये टॉपिक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एडवांटेज 10 मिनट के बाद करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ट्रेनिंग की बात करते हैं। होती कितने तरीके की है बेटा? ट्रेनिंग होती है 2 तरीके की, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये समझना जरा। ऑन द जॉब क्या होता है बेटा? जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग, लर्निंग वाइल यू डूइंग, जॉब के साथ साथ। ऑफ द जॉब क्या होता है? लर्निंग बिफोर यू डूइंग, पहले काम सीख लो, बाद में नौकरी कर लेना। समझ आई बात? ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? ये 3 तरीके की है, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग मैं पहले ही बोल चुका हूं, करूंगा इसकी बात थोड़ी सी। और यहां पर एक ही तरीके के वेस्टिब्यूल। मुझे पेपर बनाना होगा तो वेस्टिब्यूल जरूर आएगी, मुझे बनाना होगा तो। बाकी एग्जामिनर की सोच मेरे से मिलती है कि नहीं, वो देख लेना। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं, बहुत काम की बात। बेटा देखो क्या होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। देखो क्या होता है, हमने एक प्रोटोटाइप क्रिएट करता है। प्रोटोटाइप मतलब एक हूबहू एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जैसा आप नौकरी पे देखने वाले हो। जो टूल्स एंड इक्विपमेंट आप हैंडल करोगे अपनी रियल वर्क प्लेस पे, बिल्कुल वैसे ही टूल्स और इक्विपमेंट आपको हैंडल कराए जाते हैं ऑन ट्रेनिंग। ऐसा क्यों कराया जा रहा है बेटा? बिकॉज रियल वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है, जो टूल्स और इक्विपमेंट आप हैंडल करने वाले हो, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है।
आपकी एक गलती पे बहुत नुकसान हो सकते हैं, इसलिए आपको डायरेक्टली वर्क प्लेस पे नहीं कराया जा रहा, आपको ट्रेनिंग कहां कराई जा रही है, अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, एक्चुअल वर्क प्लेस से बहुत दूर ट्रेनिंग कराई जा रही है, बिल्कुल प्रोटोटाइप क्रिएट करके, बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करके। यही सोचकर देखो बेटा पायलट की ट्रेनिंग कैसे होती होगी, उसे कहते हैं अरे तू बैठ उड़ा जहाज बंदे मार देगा वो और खुद भी मर जाएगा। तो बेटा करना क्या उसके लिए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कराई जाएगी, उसकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। कैसे होती है ट्रेनिंग बेटा, हूबहू वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। समझ आ रही है क्यों अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस है, क्योंकि रियल वर्किंग सिचुएशन में जो भी टूल्स और इक्विपमेंट आप हैंडल करने वाले हो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। आपकी एक गलती और ह्यूमन लाइफ चली जाएंगी कहीं। एस्ट्रोनॉट के बारे में कभी सुना है बेटा, उनके लिए भी प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, उनके लिए भी प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं आप बेटा जाते हो स्पेस में और आते हो वापस, आप एकदम आपको जरा अर्थ के इस एटमॉस्फेयर में ला देंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी ऑन द स्पॉट। तो आपके लिए पहले प्रोटोटाइप क्रिएट किए जाते हैं, आपको उसी एटमॉस्फेयर में रखा जाता है जो आप स्पेस में देख कर आए हो 6 महीने तक। धीरे 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 करके सिचुएशन को रिलैक्स किया जाता है और कुछ 2-3 महीने लग जाते हैं आपको उसमें से निकलने में। ये है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। समझ आई बात। अब बेटा ये 3 तरीके के ऑन द जॉब, अप्रेंटिसशिप है, एक इंटर्नशिप है और एक इंडक्शन ट्रेनिंग है। इंडक्शन ट्रेनिंग की मैं पहले ही बात कर चुका हूं। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है बेटा, फैमिलियर करना, ठीक है, या तो ब्रोचर से या प्रेजेंटेशन रूम, और कुछ आवर्स से लेकर कुछ डेज तक की रहती है। वैसे बता देता हूं आधे पौने घंटे का ही काम है ये। क्या क्या बताना है, मिशन विजन ऑब्जेक्टिव, सुपीरियर सबऑर्डिनेट बताना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर, एमडी कौन है, क्या अचीव करना चाहते हैं बता दो, सब रूल्स रेगुलेशन, होगी इंडक्शन ट्रेनिंग खत्म। ठीक है। इंटर्नशिप, अब ये बड़े काम की बात है, इसको आराम से समझ लेना बेटा। इंटर्नशिप ये क्या होती है बाबू, इंडिया में नियरली फॉर ऑल द प्रोफेशनल ये कंपलसरी है, हर प्रोफेशनल की होती है। चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो, ये तो करनी ही पड़ेगी। इसका पर्पस क्या होता है बेटा, जो थ्योरेटिकल लेक्चर, जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपने गेन करी है उसको प्रैक्टिकली जॉब पर जाकर सीख लो। टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज। एक पर्सन एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, घर पर बैठकर बढ़ रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज लिए जा रहा है, ठीक है। आप उसे कहो नहीं इंटर्नशिप ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, छोड़, सीधा ऑपरेशन करियो 5 साल के बाद, कर देगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा दे घर बैठकर पढ़, 4 साल का इनकम टैक्स का केस लड़ियो, सीधा जाकर लड़ लेगा। बताओ मेरे को, सीधा जीएसटी की रिटर्न भरवाएंगे, तेरे से ऑडिट कराते हैं जीएसटी का, कर देगा। सर कैसे? इंटर्नशिप का पर्पस समझ लो बेटा, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो गेन करनी है क्लासरूम्स में घर बैठकर, प्रैक्टिकल नॉलेज कहां से आएगी, वो इंटर्नशिप से आएगी। समझ आई बात। इंटर्नशिप में क्या होता है बेटा, आपको स्टाइपेंड मिलती है काम सीखने के बदले में। समझ लो स्टाइपेंड क्या होती है बेटा, इट इज लेसर अमाउंट देन सैलरी, लेसर अमाउंट देन सैलरी, बल्कि बोलो तो बहुत बहुत लेसर। जिस टाइम पर मेरी इंटर्नशिप हुई है तो 3 साल की इंटर्नशिप रहती है सीए में, मुझे मिलते थे पहले साल 750 रुपए महीना, फिर मिलते थे दूसरे साल 1000 रुपए महीना, और तीसरे साल मिलते थे 1250 रुपए महीना। हाँ मतलब लगभग फ्री समझ लो, कुछ नहीं मिलता था। 750 रुपए महीना यार, तीसरे साल तो आप लगभग एक्सपर्ट हो चुके होते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने ही वाले होते हो। क्या मिलता था? 1250 रुपए महीना। ठीक है, आज ये अमाउंट वैसे काफी इंक्रीज हो चुके हैं, लगभग 4 टाइम्स। अब तीसरे साल 5-4 रुपए महीना मिलता है। मेरे टाइम पर ये रेट था। काम सीखने के बदले में जो मिलता है उसको बोलते हैं स्टाइपेंड, एक्सपर्ट को मिलती है सैलरी। अभी आप काम सीख रहे हो, समझ में आया इंटर्नशिप क्या है। एंड लास्ट वन इज अप्रेंटिसशिप। बाबू इसके बाद ना मेरे को स्टाफिंग की डेफिनेशन पढ़नी है, अभी जल्दी मत करना, ठीक है। और अभी मेरे को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एडवांटेज भी बताने हैं, तो अभी जल्दी मत करना, कुछ 5-7 मिनट का काम रहता है इसके बाद भी, ठीक है। अप्रेंटिसशिप ये क्या होता है बेटा,
इस ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनी इज प्लेस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। ट्रेनी को प्लेस किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। दिस ट्रेनिंग में वेरी फ्रॉम 2 years to 5 years, 2 साल से लेकर 5 साल तक की रहती है। जैसे कि ट्रेनिंग ऑफ इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर। एक बात सुनो, कभी देखा इलेक्ट्रीशियन को अपने साथ एक छोटू टाइप बंदा लेके घूम रहा होता है? देखा है ना? उसको कहता है, जो उसको काम सिखाता है एक दिन, अगले उस दिन उससे करा के दिखाया जाता है। अच्छा होल्डर लगाना सिखाया था कल तेरे को, चल तू होल्डर लगा, बाकी काम मैं तुझे आज सिखाऊंगा। वो होल्डर लगा रहा होता है, लगा लेता है, फिर उसको सिखाता है आगे कैसे करना है। क्योंकि सीखने वाला काम बहुत सारा है, इसलिए बेटा ये ट्रेनिंग 2 से 5 साल की रहती है। जैसे आपकी ग्रेस्पिंग पावर हो, कोई जल्दी सीख जाएगा तो 2 साल में सीख जाएगा, धीरे धीरे सीखेगा तो 3, 4, 5 भी लगा देगा। क्या मिलता है आपको बदले में? स्टाइपेंड मिलती है बेटा, सैलरी नहीं मिलती, स्टाइपेंड। छोटू टाई बंदे को कोई बहुत ज्यादा पैसे थोड़ी देता होगा, थोड़े पैसे देता होगा और पूरा दिन काम निकलवाता होगा उससे। जो जो सिखाता जाता होगा वो काम निकलवाता होगा। ये है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। सारी ट्रेनिंग समझ में आई? अब बड़े काम की बात, ट्रेनिंग के एडवांटेज क्या हैं? ये बहुत काम की बात है बेटा। अब जो हम पढ़ने आ रहे हैं ये तो थी काम की। ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा मानना है ट्रेनिंग से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, पक्का। ठीक है, लो सामने देखना। ट्रेनिंग के एडवांटेज क्या है बेटा? टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉइज। देखो ट्रेनिंग का फायदा सबको होता है, एम्प्लॉय को भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है। बस मुझे तो ये जानना, फायदा बताना है आपने, क्या फायदा होता है? ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता होगा ट्रेनिंग से। क्या फायदा होता होगा? आपकी ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए वो फूंक देते हैं हर साल, क्या कोई फायदा नहीं लेते होंगे आपसे? कोई फायदा होता होगा आपसे? क्या होता होगा बेटा? देखो एक सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है एज वेल एज प्रॉफिट। समझाता हूं, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट बहुत बढ़ जाते हैं। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर एक अनट्रेन्ड बंदा है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी देखो, हमने उसको 100 इनपुट दिए, ठीक है, उसने वेस्टेज करी, वेस्टेज कर दी उसने 20 की और बनाए कितने? 80। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो बहुत नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन को, पहले इनको ट्रेनिंग दे दो। ट्रेनिंग दे दी, अब क्या हुआ? मैं उसको 100 इनपुट देता हूं, 5 वेस्ट करता है, 95 बनाता है। 15 का आउटपुट बढ़ गया। 15 आउटपुट हर साल बिकेंगे, हर साल उस पर प्रॉफिट आएगा। समझ रहे हो बेटा? कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है बेटा? रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट। यहां आपकी प्रोडक्टिविटी 80% थी, यहां आपकी प्रोडक्टिविटी 95% हो गई। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। और क्या फायदा है? ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है क्या बेटा? आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाते, वेस्टेजेस कम होती हैं। देखो ये दोनों पॉइंट ना एक ही हैं, स्मार्टली लिखे जाते हैं। वेस्टेज कम होती है, हाँ, या आप बोल सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बहुत बढ़िया बात, सेम ही बात है, तरीके से लिखा गया है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। लो बहुत बढ़िया बात। और क्या फायदा यार? इतना कम फायदा तो नहीं है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग इक्विप द फ्यूचर मैनेजर। ये सुन लो, ट्रेनिंग बेटा आपको तैयार कर रहा है फ्यूचर के लिए। ट्रेनिंग इक्विप द फ्यूचर मैनेजर। बेटा जब तक काम नहीं आता तब तक नहीं आता, लेकिन एक बार आपको ऑर्गेनाइजेशन ने 3 महीने काम सिखाया और आपने 2-3 महीने प्रैक्टिस कर दी, तो बेटा कल को मैनेजर बनने के लिए तैयार हो रहे हो सकता है कल को जब नया स्टाफ है तो आपसे ही कहा जाए कि आप ही ट्रेनिंग दे दो इनको। नहीं, ट्रेनिंग रिस्पॉन्स देता है बेटा डायनेमिक एनवायरनमेंट में, इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब एक बात समझो, कभी बैंक में मैनुअल काम होता था, मैनुअल, कंप्यूटर नहीं होते थे, ठीक है। अब बेटा कंप्यूटर लाए गए, सब लोग स्ट्राइक पर, सब स्ट्राइक पर, क्योंकि अब आपको पता है एक एज के बाद ना इंसान सीखना नहीं चाहता। आप अपने फादर को कहोगे, मान लो जिनकी एज 50 साल है, 60 साल है, आओ पापा आपको कार सिखाते हैं, वह छोड़ यार, मैंने तो जी ली अपनी जिंदगी, बस तू छोड़। एक एज आ जाती है जिसके बाद इंसान सीखना ही नहीं चाहता। आती है, हर एक की जिंदगी में आती है ये एज, ठीक है।
अब बेटा बैंक में आप कंप्यूटर ला रहे हो, जितने बुजुर्ग लोग हैं कहते हैं छोड़ यार हम नहीं सीख सकते, सब स्ट्राइक पर बैठ गए, ये कैसे सीखेंगे, एकदम सब स्ट्राइक पर बैठे हैं। बेटा वहां काम किसने आया, ट्रेनिंग ने। वहां बैंक ने प्रोमिस करी हर एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देंगे, टेंशन मत लो आप, और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। आप ये मत सोचो किसी की जॉब जा रही है कंप्यूटर आने से, ऐसे करके समझाया फुसलाया तब जाकर वो माने थे, स्ट्राइक खत्म हुई थी। ये किसने करा काम, बेटा ट्रेनिंग ने रिस्पॉन्स दिया डायनेमिक एनवायरनमेंट में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में। अगर आपका एनवायरनमेंट मैनुअल टू कंप्यूटराइज्ड हो रहा था तो बेटा वहां काम ट्रेनिंग ही आई अल्टीमेटली। समझ आई बात, ठीक है। ये तो एडवांटेज हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5। एम्प्लॉय का क्या, एम्प्लॉय को भी खुद फायदा होता होगा ट्रेनिंग का। बेटा सबसे पहली बात, पे पैकेजेस बढ़ जाते हैं। पे पैकेजेस नहीं बढ़ते होंगे यार, अनट्रेन्ड बंदे की सैलरी और ट्रेन्ड बंदे की सैलरी बराबर। जिसको कोई काम नहीं आता उसकी सैलरी 10,000 रुपये महीना, जिसको आता उसकी भी 10,000 रुपये महीना, कहीं कुछ तो फर्क रहता होगा। तो बेटा सबसे पहली बात, आपको ट्रेनिंग का एम्प्लॉय को क्या फायदा, उसकी सैलरीज बढ़ जाती हैं और नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नॉलेज बढ़ना कह लो या कह लो करियर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं, करियर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं, एक ही बात है। और कोई फायदा होता होगा बेटा, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट गेट मिनिमाइज्ड। अनट्रेन्ड बंदा है, मशीनरी पे काम करा दोगे, हाथ पैर कटवा के आ जाएगा बेटा, समझ लो बात को। ट्रेन्ड बंदा है, ट्रेन्ड बंदा क्या होगा बेटा, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, कह सकते हो एक्सपीरियंस हो जाएगा। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट गेट मिनिमाइज्ड, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट गेट मिनिमाइज्ड। एक और बात बोल दूं इस तरफ के लिए, बेटा ट्रेनिंग ना रिड्यूस करती है एब्सेंटिज्म को एंड टर्नओवर को, ये समझ लो। टर्नओवर का यहां पर मतलब है जॉब छोड़ छोड़ कर जाना, और एब्सेंटिज्म का मतलब है छुट्टियां मारना। देखो एक बात बताता हूं, आपके स्कूल टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं कुछ, ठीक है, या पढ़ाती नहीं क्लास में, ठीक है, और कल कहती है कल चैप्टर 2 का टेस्ट देना आपने, आता है आपको, नहीं आता, पढ़ाया नहीं उसने, ट्यूशन आपने लगा नहीं रखी, आप क्या करोगे, छुट्टी मार लोगे। कोई रास्ता ही नहीं है, छुट्टी मार लो, सबसे बढ़िया रास्ता। सर यही काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एम्प्लॉय को आपने ट्रेन नहीं किया, उसको नहीं आता कुछ, और आप कह रहे हो कल ना तेरे से मशीन चलवा के देखेंगे, वो कल पक्का छुट्टी मारेगा, पक्का। बेटा ट्रेनिंग देने से क्या होता है, आपकी छुट्टियां कम हो जाती हैं, एज वेल एज एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जाता आपको। समझ आई बात, ठीक है। अब बिल्कुल फ्रंट पेज पर आ जाओ, स्टाफिंग की डेफिनेशन, और फिर हम छुट्टी कर रहे हैं। बाबू स्टाफिंग की डेफिनेशन है, अब सुन लो, डेल हेनिंग की डेफिनेशन हमने लिखी है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि अब आप सारी बातें पढ़ चुके हो। मैं अगर शुरुआत में पढ़ा देता ना डेफिनेशन, तो सर पकड़ के बैठ जाते। देखो क्या लिखा है, स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द, पर्टेन्स का मतलब होता है डील विद, किस चीज से डील करता है। स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट। सुन लो मेरी बात, अब गलती आप पता है क्या करोगे। देखो एक तो पहली बात ऑथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, आपकी और मेरी इतनी मजाल नहीं कि हम कुछ एडिशन कर दें, कुछ डिलीशन कर दें, या कुछ मॉडिफिकेशन कर दें। मैंने डेफिनेशन दिया या आपने दिया, जिस ऑथर ने दिया है जैसे वर्ड दिए वैसे ही लिखोगे ना। अब सुनो, कहता है स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द, किससे डील करता है, रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन से। आप यहां लिखोगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मुझे पक्का पता है पेपर में, जबकि लिखा क्या है, डेवलपमेंट पहले वर्ड लिखा गया, इस पे मेरा फोकस है। डेवलपमेंट पहले लिखा गया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट। समझ आई बात। रिक्रूटमेंट पता है क्या होता है, सिलेक्शन पता है क्या होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट पता है, कंपनसेशन पता है, सारे वर्ड पता है ना, तो डेफिनेशन समझने में दिक्कत आई नहीं होगी। यही समझा रहा था आपको, सबसे बाद में पढ़ानी चाहिए डेफिनेशन। इंपॉर्टेंस आपने सेल्फ करनी है, कोई प्रॉब्लम आई तो मैं प्रॉब्लम ले लूंगा, चैप्टर बिल्कुल फिनिश। ठीक है जी, आप सब जा सकते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।